देखिए, हम लोग ये रिवीजन कर रहे थे 71 बीपीएससी के लिए, यानी कि बिहार स्पेशल यानी हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे थे। तो हम लोग कल रिवीजन बिहार प्रांतीय सम्मेलन तक कर ले लिए थे। उसके बाद आज जो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। आप देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी ये तो नेशनल लेवल पर किया ही था बहुत सारे मूवमेंट। तो उसमें बिहार के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि यह जो आंदोलन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसका बिहार में क्या इम्पोर्टेंस था, बिहार में उसका क्या क्या रोल था, वो देखते हैं आज हम लोग। सबसे पहले देखिए क्या है, करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन, करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन हो रहा था, कब हो रहा था, 1910 में। उसमें क्या हुआ कि एक प्रस्ताव में नगर पालिकाओं, जिला वार्डों या अन्य स्थानीय निकायों में पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी सांप्रदायिक के सिद्धांत लागू करने का विरोध किया गया। यानी कहा गया जब भाई जो पृथक निर्वाचन प्रणाली जो लागू कर रहा हो उसको बंद करो, उसको विरोध करना शुरू किया। कहां पर, तो इलाहाबाद अधिवेशन। कब हुआ इसका अधिवेशन, 1910 में हुआ था। जब ये अधिवेशन चल रहा था बिहार का, यानी सॉरी इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो बिहार से भी कुछ लोग वहां गए शामिल होने के लिए, क्योंकि कोई ऐसा मूवमेंट नहीं था नेशनल आंदोलन का जिसमें भारत बिहार के लोग उसमें शामिल न हो। तो जब इलाहाबाद अधिवेशन हो रहा था उस समय बिहार के मजरूल हक भी गए, मजरूल हर माने कि मजहरुल हक भी गए ने बड़े दो तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का जोरदार इन्होंने क्या किए, समर्थन भी किए। और सैयद हसन इमाम ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। उसके बाद कांग्रेस के इलाहाबाद जब अधिवेशन में बिहार के कुल 39 लोग चले गए थे। आजकल के बस ट्रेन तो उतना सुविधा नहीं थी, मैंने ट्रेन तो थोड़ा बहुत इस समय तक चल भी रहा था लेकिन इस साइड तो था नहीं। तो भी बिहार से लोग, मैंने 39 लोग कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए, क्योंकि देश को आज़ादी कराना था। ये अभी 30-40 साल बाद आज़ाद हो रहा था, तो भी इन्होंने गए। आगे क्या है करा, इनमें से ब्रज किशोर प्रसाद थे, और कौन थे, तारक द्वारकानाथ। एक तो ब्रज किशोर प्रसाद और दूसरे थे द्वारिकानाथ ने न्यायिक सुधारों और साथ में स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्तावों को क्रमशः अनुमोदन एवं समर्थन किया इन्होंने, कि भाई अभी हम चलते हैं, मैं भी इसका क्या करूंगा, सपोर्ट करूंगा। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन, ये याद रखना है क्योंकि पूछ सकता है ये। सबसे पहले तो 1912 ईस्वी में हुआ। 1912 ईस्वी में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो 27वां अधिवेशन था। कब हुआ था, तो 1912 में। कहाँ हुआ था, तो पटना में यानी बांकीपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे, रंगानाथ माधोलकर। इसके अध्यक्ष कौन थे, रंगानाथ माधोलकर। कब हुआ 27वां अधिवेशन, कब हुआ था, तो 1912 में। कहाँ, तो बांकीपुर पटना में। ये याद रखना है, अध्यक्षता कौन किया था, रंगानाथ माधोलकर। दूसरा देखिए, जो दूसरा हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था दूसरा, 1922 ईस्वी में। कितने नंबर का अधिवेशन था, तो 38वें नंबर का अधिवेशन। ये हुआ कहाँ था, तो गया जी में, यानी आजकल उसका नाम गया का गया जी हो गया है। इसके जो अध्यक्ष थे देश बंधु के नाम से जाने वाले चितरंजन दास थे, है ना। उसके बाद फिर एक और अधिवेशन हुआ स्वतंत्रता आंदोलन से पहले, देश की आजादी मिलने से पहले, 1940 में। 1940 में जो अधिवेशन हुआ था वो कितने नंबर का था, तो 53वें नंबर का। कहाँ हुआ था, आज का जो झारखंड है, झारखंड में वहां हुआ था, यानी कि झारखंड में हुआ था। आज का झारखंड मारना है ठीक, यानी उसका एक जिला है रामगढ़, वहीं हुआ था। चूंकि उस समय तो बिहार का इलाका था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग बन गया 18 जिला लेके। मौलाना अबुल कलाम इसके अध्यक्ष थे। तो ये तीनों याद रखना है, कभी ना कभी एग्जाम में ये पूछते रहता है। पहला याद कैसे रखेंगे, पहला जो 1912 में हुआ, ये कितने नंबर का, तो 27वें नंबर का था। कहाँ हुआ था, तो पटना में, यानी बांकीपुर। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रंगानाथ माधोलकर। दूसरा याद रखिएगा कब कब हुआ था, 10 साल बाद 1922 में। कितने नंबर का था, तो 38वें नंबर का था। ये कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था, ये याद रखेंगे। तीसरा एक अधिवेशन और हुआ
वो कब हुआ? 1940 में। ये कितने नंबर का था? तो ये 53वें नंबर का। ये कहाँ? रामगढ़ यानी झारखंड में हुआ। समझ गए ना? ये इतना याद रखना है। 1912 27वें नंबर पटना, 1922 38वें नंबर गया, फिर 1940 53वें नंबर को झारखंड यानी रामगढ़ में। इसके अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम, रंगानाथ चित्रंदन दास मौलाना अबुल कलाम। अब समय बीतता गया, देश आजाद की ओर बढ़ता गया। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय जो आज देख रहे हैं हम लोग, उसका एक विधेयक लाया गया। समझ गए ना? उस विधेयक में क्या क्या हो रहा था, ताकि वहां बिहार के लोग नाराज थे इसके लिए। देखिए, उस समय तत्कालीन जो शिक्षा सदस्य थे उनका नाम था शंकरन नायर था नाम उनका। क्या नाम था? शंकर। नाम याद रखिएगा, शंकरन। शंकर याद रखिएगा, न लगा देना है नायर, इनका नाम था। क्योंकि ये तत्कालीन शिक्षा सदस्य थे ये उस समय। इन्होंने क्या किए कि केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक सितंबर 1916 में प्रस्तुत किया गया, इन्हीं के द्वारा। ठीक है? जो शंकरन नायर थे उन्होंने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक सितंबर 1916 में प्रस्तुत किया। जब प्रस्तुत इन्होंने कर दिया तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन नवंबर 1916 में कहाँ हो रहा था? बांकीपुर पटना में किया गया, जिसमें इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर प्रबल विरोध प्रकट किया गया। और एक्सप्रेस और बिहारी दोनों इम्पोर्टेंट था, यानी कि एक बहुत चलन में था। एक एक्सप्रेस और बिहारी दोनों अखबार था। उन्होंने इस प्रतिक्रिया के समर्थन में टिप्पणी कर दिया कि ना भाई ये सही बात है। अंग्रेज लोग इन्होंने क्या किया? 1917 में ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो गया भाई, यानी विधेयक पास हो गया। उसके बाद वर्तमान बिहार प्रांतीय संघ में संयुक्त सचिव थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इन्होंने भी इसका पुरजोर विरोध किया था भाई। अब चलेंगे होम रूल आंदोलन। ये पढ़े होंगे हम लोग मॉडर्न इंडिया में। तो होम रूल आंदोलन के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बिहार के कंटेक्स्ट में जानते हैं कि होम रूल आंदोलन बिहार पर क्या इम्पैक्ट छोड़ा था, बिहार में कौन इनके मेन लीडर थे, क्या क्या हुआ था। करा था 16 दिसंबर 1916 की घटना है। कब का घटना है? तो 16 दिसंबर याद रखिएगा 1916 में, यानी बेसेंट इसी में आएगी। बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया कि अब हम भाई बिहार में क्या करेंगे। बिहार का एक जगह जो पटना में है बांकीपुर में, एक सभा हम आयोजित करेंगे और उसमें होम रूल लीग जो था उसमें स्थापित करने का हम डिसीजन लेंगे। बिहार में इसके जो अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष? जो होम रूल आंदोलन जो हो रहा था उसके अध्यक्ष थे मजहरुल हक। मजहरुल हक, मजहरुल हक थे, इनका नाम याद रखना है, मजहरुल हक। ये अध्यक्ष थे इसके। इसके उपाध्यक्ष भी थे सरफराज हुसैन खां और पुनेन्द्र नारायण सिन्हा। ये सब याद ज्यादा न रखना है, ये सब कौन सचिव था कौन क्या सब मर कट गया, खाली इसका अध्यक्ष रखना है मजहरुल हक। याद रखना, बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है। मजहरुल हक नाम याद रखना, हक याद रखना, और क्या। यानी 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा हुई जिसमें होम रूल लीग स्थापित करने का डिसीजन लिया गया। इसके अध्यक्ष हक साहब थे। होम रूल आंदोलन की बिहार में गीत देने का उद्देश्य श्रीमती एनी बेसेंट थे, है ना। जो यही एनी बेसेंट गति देने का उद्देश्य था श्रीमती एनी बेसेंट। ये पूरे इंडिया लेवल पर इन्होंने दिया था। महाराष्ट्र में भी इन्होंने, मद्रास में भी इन्होंने शाखाएं खोली थी। और 18 अप्रैल और 25 अप्रैल 1918 को पटना की यात्रा के क्रम में एनी बेसेंट, हसन इमाम और सजदानंद सिन्हा भी मिले थे। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि एनी बेसेंट के साथ बिहार में कब से कब तक ये रही थी? तो 18 से लेकर 25 अप्रैल तक रही थी 1918 में, है ना। ये याद, इनके साथ कौन कौन थे? तो एक याद रखना है हसन इमाम और दूसरा डॉक्टर सजदानंद सिन्हा थे। इनका आगे जाकर बहुत बड़ा रोल मिलता है। महात्मा गांधी के एक सहकर्मी जिनका नाम था जनकधारी प्रसाद को मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायियों ने सहयोग से होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किया गया। एक और था बाल मुकुंद वाजपेयी, इनका नाम याद रख सकते हैं, एक बार पूछा था इनके बारे में।
बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित स्वराज कथा नामक पुस्तिका, जिसमें बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब के सरकारों द्वारा जब्त कर ली गई थी। आगे याद है, पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव राय परनचंद ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार इन्होंने शुरू कर दिया कि अब हम भाई भारत माता की पूजा करेंगे। इनका नाम याद रखिएगा, राय परनचंद है ना, राय परनचंद, ये थोड़ा याद रखेंगे। ये थे होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। अब किसान आंदोलन तो पूरा बिहार में भाई बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, चूंकि गांधी जी भी गए थे, यहीं से उनका महात्मा का माने कि पोटर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया यहीं से। यानी पूरे नेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर यदि महात्मा गांधी आज पूजे जा रहे हैं तो उसमें बिहार का बहुत बड़ा रोल है। बत्तख मियाँ कहानी है, ये बताता हूँ अभी। बत्तख मियाँ न रहते तो गांधी युग भी खत्म हो जाता। बिहार में किसान आंदोलन के बारे में जानते हैं। करा जब से औपनिवेशिक काल में बिहार के अधिकांश लोग, लगभग 96% लोग जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। आज भी बिहार में लगभग 60 से 70% लोग अभी भी कृषि पर डायरेक्ट रूप से निर्भर है ना। इनडायरेक्ट रूप से तो है ही, अभी डायरेक्ट रूप से खेती कर रहे हैं। अभी यहाँ की कृषि प्रणाली सदियों पुराना है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विशेषकर जो राजस्व पद्धति था, राजस्व पद्धति का ही नाम था उस समय शोषण मूलक थी। जैसे चूंकि शोषण ही होता था जमींदार द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, भू राजस्व माफिया के द्वारा, कुटीर उद्योग धंधों का हास हो गया, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ हो गया, बगान मालिकों के बढ़ते अत्याचार के कारण कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गया, ठप हो गया। किसान और गरीब होते गए। जो किसान था जमींदारों और तहसीलदारों के रहमो करम पर छोड़ दिए गए। मतलब कि जो जमींदार तुम्हारे लिए जो सही करेगा या जो तहसीलदार जो तुम्हारे लिए सही करेगा वही सही है भाई, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये अंग्रेज का कहना था। जमींदार उनसे मनमाना लगान वसूलता था, उपहार और बेगार लेता था। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पर बटाईदार और भूमिहीन मजदूर बन गया। अतः किसानों द्वारा जो क्या हो गया कि ब्रिटिश राज के साथ बगान मालिकों, जमींदारों और अन्य बिचौलियों का तीव्र गति से विरोध होना हो गया, शुरू हुआ, और आगे चलकर किसान आंदोलन के कई रूप में विरोध का एक जरिया बन गया, जिसमें गांधी जी गए और यहीं पर इनका गांधी जी नाम भी पड़ा, महात्मा की उपाधि लेकर आए। नहीं तो ये गांधी जी आज नहीं हमारे बीच रहते। देश आजाद होने में किसी और का भूमिका होता, किसी अन्य रूप में देश आजाद होता, ये गांधी का देश नहीं कहलाता यदि ये बिहार ना आते तो। देखते हैं क्या इनका रोल था बिहार में गांधी जी को, जिनके कारण ये आज नेशनल लेवल पर पूजे जाते हैं। करा 30 दिसंबर 1916 को, याद रखना है 30 दिसंबर की घटना है, और 1916 को, 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के एक किसान नेता थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी जी को कहे कि सर मेरे यहाँ चलिए, अनुरोध किया गांधी जी से, और 10 अप्रैल को ये पटना पहुंच गए और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंच गए। समझ गए ना। चूंकि 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उसमें एक किसान नेता थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी के कहा कि सर चलिए, आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट सुना हूं मैं नाम, एक बार चलिए बिहार। गांधी जी मना नहीं किए और 10 अप्रैल को ही पटना पहुंच गए इन्होंने, और 15 अप्रैल को चंपारण पहुंचे। जाने तो दिया नहीं था, उसका अलग कहानी है, लेकिन गए। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी का नाम थोड़ा याद रखिएगा। एक तो किसान नेता थे जो बिहार के राजकुमार शुक्ल, ये भी साथ में थे, वही तो बुलाए थे तो रहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी रहे, अनुग्रह नारायण सिंह भी रहे, ब्रज किशोर प्रसाद रहे, धरनाधर भी रहे, कृष्णा सिंह, रामानिमी प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी, शंभू नारायण, ये सब बाद में गांधी जी के सचिव भी बने। ये महादेव देसाई, जिनके बारे में ब्रज किशोर और शंभूनाथ, ये बहुत सारे गांधी जी के साथ, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे गांधी जी के साथ। जैसे राजकुमार शुक्ल का नाम याद रख सकते हैं,
राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रख सकते हैं, जे अनुग्रह नारायण सिंह का, थोड़ा और एक महादेव देसाई का नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि बाद में गांधी जी का सचिव बना वही महादेव देसाई ही बने। आगे चलिए, करा चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज जो था बागान मालिकों द्वारा 3 कठिया प्रथा लागू की गई थी। इसी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20 भाग अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में आपको जमींदार के इच्छा अनुसार फसल उपजानी होती थी, अपने अनुसार नहीं, जो जमींदार कहेगा उसके अनुसार आपको उपजाना है, नहीं तो पिटाई लगेगा भाई। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक था कि बागान मालिकों को तवान, सरह बेसी सरह बेसी और अबवाब के रूप में दें। अब ये उस तरह का दंड करने का, टैक्स वसूलने का एक तरीका था, इतना दे कौन पाएगा भाई, तुम्हारे इस तरह से विरोध करोगे तब। आजकल देश आजाद हुआ है, सरकार को हर काम डेमोक्रेसी में करना होता है, जो तो किसान का कोई सुनता नहीं है। किसान कानून का आया, देखे होंगे लगभग 700 किसान क्या हो गए, मर गए। उसके बाद सरकार ने किसान को बिल को वापस ले लिया। तो उस समय तो अंग्रेज था, उसको कोई मतलब नहीं था, भाई आया मारा पीटा, जो मरे कटे। तो उस समय तरह तरह के मैंने तरीका अपनाता था। इस प्रथा के द्वारा गोरे नील्हे साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती इस क्षेत्र में कराते थे। गोरे लोग हुआ करते थे, इसीलिए उनको गोरे नील्हे साहब कहते थे, क्योंकि नील की खेती के लिए करते थे और गोरे थे, इसीलिए गोरे बोला गया। और नीले का मतलब हो गया कि जो नील की खेती करवाते थे। और कौन करवाते थे? अंग्रेज लोग, जिनको साहब कहा जाता था, चोर को, है ना। 1859 से 1860 में, 1859 से 1860 में दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नामक बंगला जो नाटक किए, उनमें नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण इन्होंने किए। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद बंगला के सुप्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम था मधुसूदन दत्त। इनका नाम याद रखना है, मधुसूदन दत्त, जिन्होंने पहली बार नील दर्पण को अंग्रेजी में क्या किए? अनुवाद किए। कब? 1861 में। तो ये याद रखना है। एक और थे, हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे, उनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी, ने भी पीड़ित किसानों के पक्ष में भी लिखे। नील्हे साहब को अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह जो था 1867 ईस्वी में चंपारण के लाल सुरैया कोठी के आरंभ होकर मुजफ्फरपुर जिले में फैल गया। यानी गांधी जी से पहले भी इन लोग कर रहा था, लेकिन इतना कम जन आंदोलन था कि ज्यादा भीड़ बजा न रहने से अंग्रेज लोग दबा देता था। कुछ मजबूरियां ऐसी थी कि उनके पास न ज्यादा सेना है न पुलिस है, उसके पास सुव्यवस्थित ढंग से सब चीज हथियार है, लैस है, सपोर्ट है सरकार का, कंपनी का, तरह तरह के था। अब गांधी जी आए तो पूरे बड़े लेवल पर इसको आंदोलन किए, तब जाके वो सुना इन लोग। आगे थोड़ा और याद रखेंगे हम लोग। जांच शुरू करने से पहले गांधी जी प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से मिले तथा उन्हें जांच करने में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट था, उसका नाम था हाईकोक, ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी पर जारी अधिसूचना एवं समन के द्वारा उन्हें चंपारण जिला छोड़ देने का आदेश दिया। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इसी शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ। यह महात्मा गांधी के भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। इस सत्याग्रह से अंग्रेजी हुकूमत को तिनकटिया प्रथा वापस लेना पड़ा और किसानों एवं जनमानस के लिए गांधी जी दैव पुरुष बन गए भाई। मतलब यहीं से इनको देवता के रूप में देखा जाने लगा। यह सत्याग्रह आगे के लिए कई किसान आंदोलनों का शक्ति पुंज बन गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कहा कि आप महात्मा है भाई, जी हुजूर, संबोधित किया। इससे पहले राजकुमार शुक्ल ने चंपारण निमंत्रण पत्र में गांधी जी को बापू कहकर संबोधित कर दिया था, और इसी के बाद गांधी जी बापू भी कहला लिए और महात्मा का भी टैग इनको लग गया। ये बिहार न आते तो इनको मिलता भी नहीं। आगे, गांधी जी के अहिंसा पूर्ण सत्याग्रह को अपार जन समर्थन मिलने के कारण
ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। कौन सा? चंपारण कृषक अधिनियम 1918 उनको पारित करना पड़ा। चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच करने के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन करना पड़ा अंग्रेज को, जिसका नाम दिया चंपारण एग्रीरियन समिति नाम दिया। चंपारण एग्रेरियन समिति का अध्यक्ष कौन थे? सलाई थे, जो मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, जबकि इसके मुख्य सदस्यों में महात्मा गांधी भी थे, एलसी आदामी थे, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह डीजे एवं जे रैनी शामिल थे। गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को चंपारण के वडहरवा लखन सेन नामक गांव में पहला स्कूल इन्होंने खोले। तो ये भी थोड़ा याद रखे, जब अप्रैल में गए थे तो थोड़ा रुके, चूंकि उतना सुविधा तो फ्लाइट का ट्रेन का था नहीं कि पकड़े तुरंत चल दिए भाई। तो 14 नवंबर 1917 को चंपारण के एक जगह है, गांव है, उसका नाम था बडहरवा लखन सेन, नाम याद रखिएगा। लखन सेन भी याद रखिएगा, टीक मरा जाएगा। वही गांव में उन्होंने पहला स्कूल खोला उन्होंने। इस स्कूल के प्रमुख शिक्षक जो थे बम्बई के थे, बम्बई से आए थे, बबन गोखले थे, और उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले थे। उन्होंने आके इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर उसी समय गांधी जी ने दूसरा स्कूल 20 नवंबर 1917 को कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला, और जो भीतिहरवा आश्रम को पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के भी नाम से जाना जाता था, जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं और महिलाओं हेतु शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया था। बिहार सरकार ने भीतिहरवा आश्रम को ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित किया है। ये फिर नीतीश कुमार ने इसके लिए क्या किया? तो कह रहा बिहार में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के जब 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे बिहार में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष 1917 से 2017 तक, क्योंकि 1917 में गांधी जी पहुंचे थे, 2017 में क्या हुआ, 100 साल हो गया। तो उसी के उपलक्ष्य में नीतीश कुमार ने सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का आयोजन किया, और इसके समापन में 21 से 22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में स्वच्छाग्रह बापू का कार्यान्वित एक अभियान प्रदर्शनी का भी उद्घाटन कर दिया भाई। एक थोड़ा सा ये बत्तख मियाँ ने गांधी जी के कैसे जान बचाई थी वो भी पढ़ लेते हैं। ये एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, लेकिन बत्तख मियाँ के बारे में पूछ सकता है कभी कदाल। थोड़ा जान लेते हैं कि यही बत्तख मियाँ है जो गांधी को गांधी बनाया, महात्मा बनाया। ये बत्तख मियाँ ना होता तो गांधी जी को यानी इंडिया में कोई नाम भी नहीं जान पाता आज के डेट में। जैसे देखते हैं बत्तख मियाँ के बारे में। 1917 का जब समय था, नील किसानों की समस्या को देखने समझने के लिए जब गांधी जी चंपारण आए थे, तो यह गांधी जी का चंपारण प्रवास आगे चलकर उनके जीवन कर्म में मील का पत्थर साबित हुआ। उन दिनों भले ही गांधी जी देश के अन्य बड़े नेताओं जैसे ख्याति तो नहीं थी, पर चंपारण के लोगों ने निगाह में वह किसी मसीहा से तो कम नहीं थे भाई, कि अंग्रेज को झुका दिए। नील किसानों को लगता था कि वे उनके इलाके से नीलहे अंग्रेजों को भगाकर ही दम लेंगे, और यह बात नील प्लांटरों यानी अंग्रेजों की खटकती थी। इसीलिए वे हर हाल में गांधी जी को चंपारण से भगाना चाहता था। इसी दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी के कत्ल की साजिश रची, जिसमें एक मुस्लिम को मोहरा बनाकर पूरे देश को सांप्रदायिक रंग देने की थी। इसके पीछे अंग्रेजों का इरादा ये था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सांप्रदायिकता की नजाकत को देखते हुए साजिश को अंजाम देने के लिए मोतिहारी नील कोठी को अंग्रेज मैनेजर थे, उनका नाम था इरविन ने अपने जो उनके रसोईया था उनका नाम था बत्तख मियाँ, है ना, रसोईया बत्तख मियाँ नामक एक मुस्लिम को चुना। उन्होंने ये प्लान बनाया कि इरविन के घर रात्रि भोज पर आए गांधी जी को दूध की गिलास में जहर मिला देगा, यानी दूध जिस गिलास में दे रहा है उसमें जहर मिलाकर गांधी जी को पिलाना था। लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर देशभक्त बत्तख मियाँ ने गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कानों में बोलकर अंग्रेजों की साजिश को भंडाफोड़ कर दिया। फिर गांधी जी ने उसे जहरीले दूध को नहीं पिया, लेकिन रात में आकर एक बिल्ली पी गई, जिसकी मौत हो गई।
इस प्रकार एक सच्चा राष्ट्रभक्त बत्तख मियाँ ने विश्व शांति के अग्रदूत और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को क्या किया, जान बचाई। इसका खामियाजा बत्तख मियाँ को भुगतना पड़ा और अंग्रेजों ने उनका पूरा घर ही ध्वस्त कर दिया और सारी जमीन जायदाद हड़प लिया। एक कहावत ये है कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया भाई। क्योंकि बचाने वाला इतिहास के एकाध पन्नों में खो गया और मारने वाला जो गोडसे है हजारों पन्नों में छा गया। गांधी ना होते तो शायद देश की आज़ादी का स्वरूप कुछ दूसरा होता, और बत्तख मियाँ ना होते तो गांधी युग भी ना होता। बत्तख मियाँ की देशभक्ति से जो अभिभूत स्वतंत्र भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 में अपनी जब मोतिहारी यात्रा की तो उनकी खोज खबर ली और बिहार सरकार ने गांधी जी को जान बचाने वाले देशभक्त को अंग्रेजों द्वारा छीनी गई जमीन लौटाने और पूरे परिवार को आर्थिक संरक्षण देने का निर्देश दिया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन में बतौर खास मेहमान उनके बेटे मोहम्मद जान अंसारी को परिवार सहित रखा भी था भाई कि आओ, इतना तुम्हारे खानदान लोग ने इतना हेल्प किया गांधी जी के लिए देश आजाद कराने के लिए, तो तुम रहो राष्ट्रपति भवन में। आगे देखते हैं, करा चंपारण सत्याग्रह जब हुआ उसके बाद किसान आंदोलन के बारे में जानते हैं कि क्या हुआ बिहार में। करा चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद किसानों ने एक शक्ति पुंज का काम किया। 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी जिले के किसानों ने दरभंगा राज के खिलाफ आंदोलन कर दिया। भाई दबने वाले कहाँ हैं। बिहार में सर्वप्रथम 1923 ईस्वी में मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हो चुकी और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और श्री बिंदेश्वरी चौधरी तथा नंद कुमार सिंह इसके सचिव बने। 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा को औपचारिक रूप प्रदान कर किसान आंदोलन को एक नई दिशा भी प्रदान किया और स्वामी सहजानंद जो थे किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए और मरते दम तक यह उनके जीवन का लक्ष्य भी रहा। 17 नवंबर 1929 का समय आया जब हरिहर क्षेत्र जो सोनपुर मेला है उसमें एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया और स्वामी सहजानंद उसके अध्यक्ष बने, श्री कृष्ण सिंह उसके सचिव बने। ये सब बनते गए भाई। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर के महीने में 1929 में बिहार में आए और इस आंदोलन को विशेष बल और मिला। किसान आंदोलन के अंतर्गत जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के अतिरिक्त अन्य मांगे रखा, जैसे नहर शुल्क में कमी करे जाए, मालगुजारी भुगतान की पक्की रसीद देने और बर्खास्त भूमि को लौटाना। शाहाबाद और चंपारण जिलों में नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफी उग्र हुआ। शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने नेहरू ये नहर टैक्स वसूली की जांच शीर्षक से एक अधिसूचना जारी की। इस संबंध में श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारिक बालदेव जितने भी थे उन्होंने किसान को उचित मांगों पर बल देने हेतु शाहाबाद गए थे। 2 स्थानीय कांग्रेसी नेताओं, एक का नाम था गुप्तेश्वर पांडे और विंध्याचल के साथ उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। किसान आंदोलनों एवं कांग्रेस की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समर्थन से बनी बिहार के जमींदार संगठनों ने सितंबर 1932 में रांची की यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई है ना, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। बिहार में किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा जानिए। पहला और दूसरा तीसरा 3 किसान आंदोलन हुआ बिहार में, जिसमें बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन जो हुआ था 17 नवंबर 1929 को, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में क्या हुआ, संपन्न हुआ। इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आए थे। दूसरा जो हुआ 29-30 अगस्त 1934 को हुआ, जिसमें क्या हुआ कि पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में क्या हुआ, गया में एक संपन्न हुआ। इसी सम्मेलन में खान बहादुर जो थे, गफ्फार खान ने भी अपने भाई के साथ यहाँ भाग लिए थे। तीसरा जो हाजीपुर में हुआ, कब हुआ, 26 से 27 नवंबर 1935 को हुआ, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में क्या हुआ, संपन्न हुआ। और इस सम्मेलन में जब भी जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया। तो बिहार में 3 आंदोलन हुए थे नेशनल लेवल पर, एक तरह से समझिए। आगे करा अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुआ था,
लखनऊ में, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता और प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव भी बने थे। किसान सभा के संगठन को बिहार के गांवों में फैलाने का स्वामी सहजानंद सरस्वती का माने कि मेन रोल था। आगे यहाँ चलते हैं। ये क्या है, यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में 1931 में गया में किसान आंदोलन हुआ। दरभंगा के क्षेत्रों में 1931 में किसान आंदोलन हुआ। दरभंगा के क्षेत्रों और सारण में किसानों का नेतृत्व यमुना कार्जो के ने किया, जबकि अन्नवारी क्षेत्र में किसानों के नेता राहुल सांकृत्यायन थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सभाओं, सम्मेलनों और प्रदर्शनों का आयोजन हुआ। 1935 ईस्वी में किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया जा चुका था। इसी वजह से चंपारण, सारण और मुंगेर जिला कांग्रेस समिति ने अपने सदस्य गणों को किसान सभा के जुलूस में भाग लेने से मना किया और इसी परिस्थिति के बाद किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता भी चुन लिया भाई। उसके बाद आगे बढ़ा। नवंबर 1935 में मोकामा क्षेत्र के बड़हिया टाल के इलाकों में किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन और बकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में कार्यानंद शर्मा ने अपनी भूमिका काफी महत्वपूर्ण निभाई भी थी। जो बकास्त भूमि था, बकास्त भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी या प्राकृतिक आपदा के कारण लगान न दे पाने की स्थिति में किसानों को जमींदारों को देनी पड़ी। 1938 में पटना में एक बड़ी किसान रैली हुई जिसे 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। गया जिले के रेवड़ में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट में यह घोषणा किया कि विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकारों को लौटा दिया जाए। और जब फिर फरवरी 1939 का समय आया तो राहुल सांकृत्यायन ने सारण जिला के अंबारी स्थान पर बकास्त सत्याग्रह शुरू किया। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती हुंकार पत्रिका के माध्यम से किसानों में जागरूकता फैलाते रहे। फिर अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन जो सभा हुआ, उसका सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन में हुआ। ब्रिटिश सरकार का बिहार में भू राजस्व के बाद अफीम दूसरा सबसे बड़ा क्या था, आय का स्रोत बना। बिहार के किसानों से जुड़ी ये सब प्रथाएं भी बहुत सारे हैं यहाँ। तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिहार के किसानों से जुड़ी प्रथाओं के बारे में समझेंगे, जिसमें सबसे पहला खुटकंठी प्रथा था, कमियोटी प्रथा था, तीन कठिया प्रथा था। तीन कठिया प्रथा तो अभी पढ़े हम लोग। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज मकान मालिकों द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया था। इसी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के जो 15% मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। जबकि एक और प्रथा लाया था अंग्रेज ने, उसका नाम था कमियोटी प्रथा। इसमें क्या होता था कि बिहार एवं उड़ीसा में जो प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उसकी सेवा करते थे। ये था कमियोटी प्रथा। एक था खुटकंडी प्रथा। यह मुंडा जनजातियों के लिए प्रचलित था। सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन द्वारा इस प्रथा में हस्तक्षेप के कारण मुंडा विद्रोह हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब बिहार में अफीम की खेती ब्रिटिश राजस्व, ये नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से चलेंगे हम।